भोला सुबह सुबह अपनी कुल्हाड़ी को लेकर जंगल की ओर जाने लगा। भोला रोज लकड़ियाँ तोड़कर लाता और गांव में जाकर बेचता। जो भी थोड़े पैसे मिलते उससे जैसे तैसे अपना पेट भरता। उस दिन जब भोला लकड़ी काटने गया, उसने देखा कि बहुत सारे पेड़ पहले से ही कटे हुए हैं। फिर अरे ये क्या, लगता है आज कलुआ मुझसे पहले आकर लकड़ियाँ तोड़कर चला गया। वैसे भी कलुआ को तो मुझसे बहुत ज्यादा लकड़ियों की जरूरत होती है, इसीलिए आया होगा। चलो अब जंगल के और अंदर जाना होगा। भोला और अंदर चला गया। उसने देखा कि बीच जंगल में बहुत से पेड़ थे। उन पेड़ों को देखकर अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारे पेड़ हैं। अगले 2 महीनों तक भी रोज लकड़ियाँ काटूं तो भी कम नहीं पड़ेंगी। भोले ने पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई। तभी उसने देखा कि ऊपर एक बंदरिया अपने नवजात बच्चे के साथ उस पेड़ पर बैठकर फल खा रही थी। वो बंदरिया इतने प्यार से अपने बच्चे को पकड़कर बैठी थी कि उनका प्यार देखकर भोला रुक गया। ये क्या करने जा रहा था मैं? अगर मैंने ये पेड़ काट दिया, माँ बंदरिया और उसके बच्चे का घर टूट जाएगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। शायद इस पेड़ पर बहुत सारे फल हैं, इसीलिए ये बंदरिया यहाँ रहती होगी। चलो मैं कोई ऐसा पेड़ काटता हूँ जिस पर किसी जानवर या पंछी का घर ना हो। भोला और आगे चला गया। उसने अपनी जरूरत के अनुसार लकड़ियाँ काटी और उन्हें बेचने चला गया। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। भोला रोज उस बंदरिया और उसके बच्चे को देखता। कभी कभी भोला बंदरिया को खिलाने के लिए घर से रोटी भी ले आता। एक दिन जब भोला लकड़ी काटने गया, तब उसने देखा कलुआ उसी पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रहा था जिस पेड़ पर उस बंदरिया रहती थी। कलुआ को उस पेड़ को काटते देख अरे कलुआ, ये क्या कर रहे हो? ये कैसा सवाल है? भगवान ने आंखों की जगह बटन लगाकर भेजा है क्या? दिखाई नहीं देता? लकड़ी काट रहा हूँ। वो तो मैं देख रहा हूँ कलुआ, लेकिन इस पेड़ की लकड़ी क्यों काट रहे हो? किसी और पेड़ की लकड़ी काटो। पेड़ पर देखो, एक बंदरिया का घर है, उसके साथ उसके नवजात शिशु भी है। कलुआ, तो क्या हुआ? वो बंदरिया किसी और पेड़ पर चली जाएगी? इतने सारे पेड़ तो हैं। लेकिन कलुआ, लेकिन कुछ नहीं, चल निकल जा यहाँ से। आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। और सुन, इस पेड़ को तो पूरा मैं ही काटूंगा, ये ध्यान रखना। तुझे चाहिए तो कहीं और चला जा, नहीं तो ये देख रहा है ना कुल्हाड़ी, मुझे जरा सी भी देर नहीं लगेगी इस कुल्हाड़ी को तुझ पर चलाने में। कलुआ पेड़ काटने लगा। भोला बेचारा चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया और आगे चला गया। दोपहर के समय जब भोला जंगल से लौट रहा था, तब सपने देखा कि कलुआ ने वो पूरा पेड़ काट डाला था। भोला को बहुत बुरा लग रहा था। तभी उसकी नजर पेड़ के एक बड़े लकड़ी के नीचे गई। वो बंदरिया उस लकड़ी के नीचे मरी पड़ी हुई थी। उसे देख भोला की आंखों में आंसू बहने लगे। भोला को लग रहा था कि शायद उसके बच्चे की भी मौत हो गई है। भोला उस बंदरिया के पास गया। तभी उसने देखा कि बंदरिया ने मरते हुए भी अपने बच्चे को अपने गोद में सुरक्षित रखा था। हे भगवान, तेरी महिमा अपरंपार है। इस बंदरिया ने मरते हुए भी अपने बच्चे को गोद में सुरक्षित रखा है। सच में माँ आखिर माँ ही होती है। लेकिन अब इस बच्चे का क्या होगा? कलुआ भी कितना दुष्ट है। मैंने बताया था उसे इस पेड़ पर इस बंदरिया का घर है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। फिर भोला ने गड्ढा खोदकर बंदरिया के शव को उस गड्ढे में डाल दिया। फिर उसके बच्चे को अपनी गोद में उठाकर अपने साथ उसे घर ले आया। उस दिन एक बात से भोला अपने छोटे भाई की तरह उस बंदर को साथ रखने लगा। एक दिन भोला लकड़ी काटने गया था। तब क्यों भोला, सुना है तूने किसी बंदर को पाल रखा है? अरे खुद का पेट तो तुझसे भरता नहीं, अब उस बंदर को क्या खिलाएगा? वो वही बंदर है कलुआ, जिसकी माँ के तुम हत्यारे हो। मैंने तुम्हें कहा था कि उस पेड़ पर उस बंदरिया का घर है, फिर भी तुमने वो पेड़ काट दिया। वो बंदरिया पेड़ से गिरकर मर गई, इसीलिए मुझे इंसानियत के नाते उस बंदर को अपने साथ ले जाना पड़ा। अगर मैं उसे नहीं ले जाता तो इस जंगल में ऐसे ही उसकी मौत हो जाती। हाँ तो तू बड़ा दयावान है ना, सारी दुनिया की इंसानियत और अच्छाई एक तुझ में ही भरी हुई है ना। कलुआ, मेरी तुमसे विनती है कि आगे से तुम कोई भी पेड़ काटते समय थोड़ा ध्यान दो कि किसी जानवर पंछी का घर न टूटे। ए भोला, मैंने पहले भी एक बार तुझसे कहा था कि तू मुझे मत सिखा। जब तूने कुल्हाड़ी हाथ में लेना सीखा था ना, उसके कई साल पहले से मैं लकड़ी काट रहा हूँ। तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर कलुआ ने भोला को पीटना शुरू कर दिया। उसे पीटने के बाद भोला को उसने चेतावनी भी दी कि आगे से अगर वो इस गाँव में लकड़ी काटने के लिए आएगा तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बेचारा भोला घर आ गया और बंदर से बात करने लगा। चलो दोस्त, अब इस गाँव से हमारा दाना पानी उठ गया है। उस कलुआ ने मुझे पीट कर साफ साफ चेतावनी दे दी है। अब अगर जान बचानी है तो इस गांव को छोड़कर जाना ही बेहतर होगा। चलो हम कहीं और जाकर हमारी अपनी दुनिया बसाएंगे। भोला बंदर को अपने कंधे पर बिठाकर गांव से कहीं दूर जाने के लिए निकल गया। दिन बीत रहे थे और भोला दर बदर भटकते हुए काम की तलाश कर रहा था। ना तो उसे काम मिल रहा था और ना उसके रहने का कोई ठिकाना था। जैसे तैसे अपने लिए और बंदर के लिए वो एक वक्त का खाना जुटा पा रहा था। एक दिन ऐसे ही वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। बंदर उसकी गोद में सोया हुआ था। तभी वहाँ एक योगी बाबा आए। प्रणाम योगी बाबा। कल्याण हो पुत्र, एक बात बताओ, तुम इस बंदर को ऐसे गोद में लेकर क्यों बैठे हो? बाबा, इसने अपनी माँ को खो दिया है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ अपने घर ले आया था। लेकिन हमारे गांव के एक गुंडे की वजह से मुझे गांव छोड़ना पड़ा। अब मैं काम और सर पर छत ढूंढते हुए दर दर भटक रहा हूँ। पुत्र, तुम्हारा हृदय सच में कोमल है। तुमसे किसी का भी दुख नहीं देखा जाता। तुमने इस अनाथ बंदर की जिम्मेदारी लेकर इसे एक परिवार दिया है। तुम अगर चाहो तो मेरे साथ मेरे आश्रम में रह सकते हो। मेरे आश्रम में मेरे कुछ शिष्य रहते हैं और कई बार कितने साधु भी आते हैं। उनके भोजन और रहने की व्यवस्था की जिम्मेदारी अगर तुम उठाओ तो मुझे बहुत आनंद होगा।
ये तो मेरी खुशनसीबी है बाबा। मुझे आपके साथ रहने में सचमुच खुशी होगी। लेकिन बाबा, मेरा ये बंदर भी मेरे साथ आएगा। मैं इसे कहीं नहीं छोड़ सकता। हाँ पुत्र, तुम इसके साथ आ सकते हो। भोला बाबा के साथ उनके आश्रम चला गया। भोला अब योगी बाबा के आश्रम में सफाई, भोजन व्यवस्था, हवन की सामग्री ले आना, बाबा जी के शिष्यों की सहायता करना, ऐसे सारे काम करने लगा। भोला का बंदर हमेशा उसके साथ रहता था। योगी बाबा भोला का काम और उसकी काम के प्रति निष्ठा देखकर खुश थे। बाबा हमेशा अपने बाकी शिष्य और साधुओं से भोला की तारीफ करते थे। बाबा जी का एक शिष्य था मानिक, जो भोला की तारीफ से बहुत जलता था। उसे लगता था कि भोला तो एक साधारण लड़का है, फिर भी बाबा जी उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, जबकि मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ, वेद पाठ करता हूँ, फिर भी बाबा जी को मेरी कोई अहमियत नहीं है। एक दिन माणिक भैया, ये लीजिए, आपके लिए ये ताजे फल लेकर आया हूँ। भोला, आजकल तुम ज्यादा आलसी हो चुके हो। तुम्हें ज्यादा खाना ना पकाना पड़े, इसीलिए तुम ये फल लेकर आते हो। ऐसी बात नहीं है भैया, वो बाबूजी ने आज सबको फलहार करने को कहा है, इसीलिए मैं फल लेकर आया था। भोला बात कर ही रहा था कि तभी उसका दोस्त बंदर आया और उसने मानिक के फल खा लिए। अरे अरे, ये क्या? अरे संभालो तुम्हारे इस बंदर को, पूरे आश्रम को सर पर उठाकर रखा है। ये बंदर मेरे फल खा गया। भोला, अभी के अभी इस बंदर को भगाओ इस आश्रम से, नहीं तो मैं योगी बाबा से इसकी शिकायत करूंगा। मानिक भैया, मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपके लिए और फल लेकर आता हूँ, लेकिन मेरे इस भाई को मैं अपने से अलग नहीं कर सकता। मानिक को भोला पर बहुत गुस्सा आया। उसने योगी बाबा से भोला की शिकायत की, लेकिन बाबा जी ने भोला का पक्ष लेकर मानिक को ही सुना दिया और ध्यान मग्न हो गए। आज तो हद हो गई, इसकी वजह से गुरुजी ने मुझे डांटा। इसका कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन इस तरह कि मेरा नाम कहीं न जाए और इसकी छुट्टी हो जाए। कुछ दिन के बाद योगी बाबा को उस गांव के राजा ने अपने राजमहल में आने का आमंत्रण दिया। योगी बाबा अपने शिष्यों के साथ भोला को लेकर राजमहल चले गए। राजा ने उनकी बड़ी आओ भगत की। 2 दिन राजमहल में रहने के बाद सब आश्रम लौट गए। फिर 2 दिन के बाद राजा अपने कुछ दास और प्रधान के साथ आश्रम आए। क्षमा करें बाबूजी, यहाँ आकर आपको कष्ट दे रहा हूँ, लेकिन बात ही ऐसी है कि मुझे स्वयं आपकी भेंट लेने आना पड़ा। कोई बात नहीं, आपके आने का कारण बताइए। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ बाबूजी, 2 दिनों से हमारी महारानी का नवलखा हार कहीं गुम हो गया है। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गायब हो गया। साफ साफ बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। क्या हमारे जाने के बाद से वो हार गुम हुआ है? सच कहूँ तो हाँ। मतलब हम में से किसी ने वो हार चुराया है, ऐसा कहना है आपका? नहीं बाबूजी, मैं आप पर शक करने का पाप नहीं कर सकता, लेकिन महारानी की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। महाराज, आपके यहाँ आने की वजह से मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन मैं अपने सारे शिष्यों को अच्छे से जानता हूँ। मेरे शिष्यों में से कोई भी चोरी जैसा पाप नहीं कर सकता। फिर भी अगर आपको तसल्ली ना हो तो आप सबकी तलाश ले सकते हैं। राजा के साथ आए हुए दासों ने सबकी तलाशी ली। तब उन्हें भोला की झोली में वो 9 लाख हार छुपाया हुआ मिला। वो भोला को पकड़ कर ले गए। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। बाबूजी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। भोला, तुमने चोरी की है? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो। नहीं नहीं माणिक भैया, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उस हार को देखा भी नहीं था। बाबूजी, ये लड़का रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे इसे सजा दिलाने के लिए महल लेकर जाना होगा। बाबूजी, मुझे बचा लीजिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया। आप मुझे जानते हैं, मैं चोरी के बारे में सोच भी नहीं सकता। बुरे से बुरे वक्त में भी मैंने चोरी नहीं की, तो अब क्या करूँगा? मेरा विश्वास कीजिए। राजा के दास भोला को ले जाने लगे, तभी उनके पीछे से आवाज आई, रुकिए, मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। सबने पीछे मुड़कर देखा। भोला का बंदर पीछे खड़ा होकर बोल रहा था, महाराज, मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। ये हार किसी ने जानबूझकर उसके झोले में डाला है। ये क्या, एक बोलने वाला बंदर? हाँ, मैं एक बोलने वाला बंदर हूँ। मेरे बचपन से लेकर भाई मुझसे बात करते आए हैं। ये रोज मुझसे ढेर सारी बातें करते हैं। उन्हें बोलते हुए देख और उनकी बातें सुनकर ही मैंने बोलना सीखा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। अच्छा, तो तुम दावे के साथ कह रहे हो, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि ये हार जानबूझकर इसकी झोली में किसने डाला? हाँ, मुझे पता है, इस माणिक ने मेरे भाई के झोले में वो हार डाल दिया था। क्या तुम सच बोल रहे हो? नहीं नहीं बाबूजी, ये झूठ बोल रहा है। मैंने सच में चोरी नहीं की है। तुम्हारी लड़खड़ाती हुई जुबान ने सब सच कह दिया है माणिक। मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि तुम ऐसा करोगे। सच सच बताओ, तुमने चोरी क्यों की? और उसका इल्जाम बेचारे भोला पर डालकर क्या करना चाहते थे तुम? मानिक ने अपनी जलन के बारे में सब सच सच बाबा जी को बता दिया। महारानी के हार की चोरी के जुर्म में मानिक को पकड़ लिया गया। फिर भोला, तुम्हारा यह बंदर सच में बड़े काम का है।